मेरी कहानी बहुत ही छोटी है। तो मैं भी जब था ना छोटा था तो मेरा पढ़ने में दिल नहीं लगता, तो मैं एक्रोबैट बनना चाहता था। एक्रोबैट का मतलब मालूम है किसी को? मालूम नहीं है मुझे भी क्या है उसका एक्रोबैट का। वो दिल्ली में मज़ारी लोग आते थे, वो तरह तरह की ट्रिक करते थे, दिखाते थे, तो मुझे बहुत पसंद आती थी। तो मैं एक्रोबैट बनना चाहता था, इसलिए मेरा कभी पढ़ाई में दिल ही नहीं था। तो बल्कि गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ा हुआ हूँ, मुझे मालूम है आप 5वीं साल तक नीचे बोरी लेके घर से जाते थे, नीचे बैठते थे। तो 6वीं क्लास में डेस्क मिला, तब से डेस्क में पहली बार ही बैठा। तो जब मैं 9वीं क्लास में था, 9th ग्रेड में था, तो पढ़ता बिल्कुल नहीं। तो मुझे उस साल में मुझे लगता था कि मैं शायद फेल हो जाऊँ। तो जब वो फाइनल एग्जाम आने लगा तो टीचर्स लोग सारे स्ट्राइक में चले गए दिल्ली में। तो जो स्ट्राइक में चले गए उसकी वजह से मैं भी आगे निकल गया, सभी को पास कर दिया। जब मैं 10वीं क्लास में था तो मेरे 2 एग्जाम होते थे, इसमें 9th से 11th ग्रेड होते थे, तब बोर्ड का एग्जाम 11th में होता था। तो 10th ग्रेड में जब एग्जाम हुए तो 5 सब्जेक्ट होते थे, उसमें 3 में फेल हो गए। घर में आया, बहुत पिटाई हुई, हर साल पिटाई होती थी, आदत बन गई थी। तो लेकिन क्या हुआ कि जब मैं उसके कुछ दिन के बाद मुझे ऐसा डर सा लग गया कि अगर मैं पढ़ूंगा नहीं तो आगे कैसे पढ़ूंगा। तो मैं उस मिडिल एग्जाम के बाद मैंने पढ़ना शुरू किया। तो 3 साल की पढ़ाई मैंने 1.5 साल में करी। तो ऐसा है जब 11वीं का बोर्ड का एग्जाम था, उन्होंने पिताजी ने ऐसा करा, मुझे जितने भी एग्जाम थे उसमें डाल दिया। वो लोग वो सोच रहे थे कि किसी में तो निकल जाएगा। तो IIT का एग्जाम दिया मैंने, डफरिन का एग्जाम दिया, एक सोवियत यूनियन में एक 5 साल का इंजीनियरिंग प्रोग्राम था, उसका एग्जाम दिया, पिलानी का एग्जाम दिया, और बाकी मैं भूल गया। तो हर साल समर के समय वो ट्रेनिंग पे जाते थे और हम लोग गांव में चले आते थे। लेकिन कभी कभी शायद जब मैं थोड़ा बड़ा हो गया तो मैं घर में ही रहता था दिल्ली में। तो 60 रुपये दे के गए थे मुझे। 1 महीने में मैंने 40 रुपये खर्च कर दिए थे, 20 रुपये बचे पड़े थे। तो जब वो 11वीं का रिजल्ट आता था, उन दिनों रिजल्ट पेपर में आता, तो वो किसी ट्रेनिंग में थे, मुझे याद नहीं है कहाँ गए थे। तो जब रिजल्ट आया तो उन्होंने नंबर मेरा देखा, 3rd डिवीजन में शुरू करा, नंबर नहीं है। 2nd डिवीजन में शुरू करा, नंबर नहीं है। तो पहले बोला साला फेल हो गया, अपने दोस्त के साथ गए थे, बोला साला फेल हो गया। तो उन्होंने बोला जोशी जी आप 1st क्लास में तो देख लीजिए। तो कहते नहीं जरा देख लीजिए। तो 1st क्लास में नंबर था मेरा। कहते ये हो ही नहीं सकता, ये अखबार में कुछ गलती है। तो दूसरा अखबार खरीदा, तो उसमें 3rd डिवीजन से 2nd डिवीजन से फिर 1st में देखा। तो जब नंबर आया तो कहते हैं ये तो बड़ी हैरानी की बात है। और इस बीच में क्या हुआ, मैंने जितने भी एग्जाम लिए थे सब में पास हो गया। और मैं चाहता था कि IIT ज्वाइन करूं कानपुर में। तो उसके एडमिशन के लिए जब मैं गया था तो उन्होंने बोला 271 रुपये रूम एंड बोर्ड, मतलब वहाँ रहने के, खाने के, जैसा आपका है, तो रूम एंड बोर्ड के 271 रुपये। और मेरे पास सिर्फ 20 रुपये जेब में थे, और चाचा जी के साथ गया था। तो मैं उनको देख रहा हूँ, मुझे देख रहे हैं। मैंने कहा भाई मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं, और पिताजी भी इतना कमाते नहीं थे, और जो भी कमाते थे क्योंकि घर में बाकी सदस्य भी थे तो उनके पास भी इतना पैसा नहीं था। तो फिर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में गया, 15 रुपये होते थे उसमें फीस, तो वहाँ से पढ़ा हुआ हूँ। लेकिन एक बात मैं आपको बताता हूँ, ये मैंने सीखा है, और काफ़ी चीज़ें मैं जो आपको बताऊंगा आप ध्यान दीजिएगा। उसमें अगर कुछ भी बात अगर आपके ध्यान में रहे तो शायद आपको फायदा होगा। जो देयर इज, एंड आई एम सॉरी कि मुझे कुछ चीज़ें इंग्लिश में बोलनी पड़ेंगी, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क।
एब्सोल्युटली नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। किस चीज के लिए सब्स्टिट्यूट नहीं है? हार्ड वर्क। हार्ड वर्क करोगे क्योंकि हम लोग, मेरे फिलॉसफी ये है कि हम लोगों की इंटेलिजेंस है ना अबाउट सिमिलर है। जो आगे लोग बढ़ते हैं, जो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते हैं, उनको मेहनत करनी पड़ती है और उन्होंने मेहनत करी होती है। दूसरा ये है गोल। अब जब मैं पढ़ता था, मैं बताता हूँ एक कहानी और फिर मैं बताऊँगा। जब मैं अमेरिका गया था, मुझे मालूम नहीं था एक्चुअली, जब एमएससी का फर्स्ट ईयर खत्म हुआ था, 5 लोग हम खड़े हुए थे, तो जब बात कर रहे थे तो सब ये बोल रहे थे, सवाल ये था कि एमएससी खत्म होने के बाद क्या करोगे। अब मैंने तो कभी ये बात सोची नहीं कि क्या करूँ। तो लकीली ऐसा हुआ कि वो हम 5 लोग ऐसे थे, नंबर उधर से शुरू हुआ तो मेरा आखिरी था। अब मुझे मालूम नहीं किसने क्या किया, मैं यही सोच रहा था कि मैं क्या बोलूँगा जब मेरा नंबर आएगा। तो पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आ गई कि मैं पढ़ने के लिए बाहर जाऊँ, ऐसे ही बोल दिया। सब लोग तड़ी मारते हैं, मैंने भी मार दी। तो जब मैं बोल के थोड़ा दूर गया तो एक लड़का जो 5 में से एक और था दौड़ आया, कहता मोहन तू बाहर जाना चाहता है? अब मैंने बोला भाई अब मैं कैसे बोलूँ कि मैं ऐसे ही कहानी मार दी। मैंने कहा हाँ बाहर जाना चाहता हूँ। कहता मैं भी बाहर जाना चाहता हूँ। लकीली मेरे दिमाग में ये आया, तेरे को मालूम है कैसे बाहर जाना है? उसने कहा हाँ मुझे मालूम है तेरे को कैसे बाहर जाना है। तो उसने सब मुझे बताया। उस साल दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैं अकेला लड़का था जो बाहर गया था पढ़ने के लिए। जिसने मुझे बताया वो भी नहीं जा पाया क्योंकि उसके जीआरई में नंबर ठीक नहीं थे। तो दूसरी चीज सीखी। तो लोग ऐसे बात करते हैं, विजनरी लोग कौन होते हैं? विजनरी लोग हम सब की तरह होते हैं, एक ही तरह के होते हैं। डिफरेंस ये होता है कि विजनरी लोग जो होते हैं ना, वो कोई चीज छोड़ते नहीं, हर चीज को नोटिस करते हैं और उससे वो सीखते हैं। तो मैंने ये बात सीखी उस समय कि जो भी आपके दिमाग में सवाल है वो सवाल ठीक होना चाहिए। और मेरे दिमाग में अगर मैंने उससे नहीं पूछा होता कि बाहर कैसे जाते हैं, शायद मुझे भी नहीं मालूम चलता। तो जिंदगी में जैसे मैं बता रहा था कि मेरे पास नहीं थे गोल्स, नहीं, हार्ड वर्क तो था लेकिन गोल्स नहीं, और गोल्स लॉन्ग टर्म गोल्स नहीं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो मैं जैसे हिंदी में बोलता हूँ, दूरदृष्टि, पक्का इरादा और कड़ी मेहनत, ये आप करेंगे तो आप जिंदगी में हमेशा ही सफल होंगे। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब मैं छोटा था तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मेरी जिंदगी ऐसी होगी जैसे मैं आजकल जी रहा हूँ। मेरा फार्मास्यूटिकल रिसर्च में मेरा यूएस में मुझे काफ़ी लोग जानते हैं, इंडिया में भी जानते हैं, विदेशों में भी जानते हैं। अच्छी तरह रहता हूँ, उसमें कोई कमी नहीं है, पैसा भी ठीक है। लेकिन कभी कभी सोचता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में भी थोड़ी कमी रहेगी। तो अगर मैं सोचता था कि अगर भगवान मुझे दोबारा जीने का मौका दे, वो भगवान बोले कि तुम जिंदगी में कभी भी अपने पुराने दिनों में कहीं भी जाना चाहते हो, दोबारा शुरू करना चाहते हो, अगर वो मुझे भगवान एक मौका दे तो मैं एक ही बात करूँगा कि मैं जिंदगी दोबारा से जीऊंगा, कभी अमेरिका नहीं जाऊंगा। श्रद्धेय श्री यतीन्द्र मोहन जोशी जी, बहन तारा दीदी, देवतुल्य आचार्यों की टीम और इस गुरुकुल में अध्ययनरत सभी कर्मठ छात्र भैया, आज मैं नमन करता हूं श्रद्धेय श्री यतीन्द्र मोहन जोशी जी को कि अपने दिल की फीलिंग को उन्होंने बच्चों के समक्ष रखा। किस तरीके से उन्होंने बताया कि जब उनका जो बाल काले था उसमें वो इच्छा थी कि वो मदारी बने, उनको अच्छा लगता था। धीरे धीरे पारिवारिक परिवेश और सामंजस्य को बैठाते हुए किस तरीके से अध्ययन करते हुए दिल्ली यूनिवर्सिटी से फिर क्या है अध्ययन करने के लिए अमेरिका पहुंचे और वहां पर जाकर के अपने आप को स्थापित करके 32 साल के लगातार अनुभव के बाद भारत देश में आकर के
शिक्षा जगत के लिए कुछ अन्य में कुछ अलग हट करके करना चाहते हैं, जिससे कि कई छात्रों को, प्रगतिशील छात्रों को, जो कैलिबर है देश का एक नेतृत्व करने की भावना रखते हैं, ऐसे छात्रों को मदद करने के भाव से हमारे विद्या भारती के अधिकारियों के द्वारा प्रेरणा लेने के बाद कल जिस कार्यक्रम में उन्होंने अपना विषय प्रतिपादन किया और साथ में भैयाओं को पुरस्कृत करने में जो सहयोग दिया, उसकी पूरी प्रशंसा पूरी विद्या भारती की टीम और हमारी प्रबंध समिति की टीम कर रही थी कि एक व्यक्ति जो अमेरिका से आकर के इस तरीके से बच्चों को प्रोत्साहित किया, वो प्रोत्साहित उत्तराखंड के बेल्ट में जो टॉप 10 में आए हुए थे, उनको श्री यतीन्द्र मोहन जोशी जी ने पुरस्कृत किया और उनको प्रेरणा दी कि बेटा किसी भी तरीके से हो, इस देश में अच्छा काम करना है और आगे बढ़ना है और इस देश के लिए जीना है, इस देश के लिए रोजगार उत्पन्न करना है, इस देश के लिए काम करना है, ऐसा भाव आपके मन में है। और अभी आपने सुना है, उन्होंने कहा कि दोबारा यदि जन्म लेना हो तो शायद मैंने सुना है, गलती तो नहीं सुना, कि मुझे अमेरिका न जाना पड़े, शायद यही बोला ना, अमेरिका न जाना पड़े। ये एक हिंदुत्व की भावना, एक भारतीय संस्कृति और इस देश के लिए चुनौती का विषय है कि भारत देश का प्रत्येक नागरिक ज्ञान प्राप्त करे, अपने ज्ञान का जो झंडा है उसको फहराए और इसी देश के लिए, भारत माता के लिए यह बात आज श्रीमान यतीन्द्र मोहन जोशी जी ने इस मंच को चरितार्थ करके कहा है कि भैया खूब पढ़ो, खूब आगे पढ़ो और अपने देश के लिए समर्पित होकर के कार्य करो। यही सच्ची श्रद्धा है, यही सच्ची भक्ति है, यही राष्ट्रभक्ति है, यही देश के प्रति समर्पण है। यह भाव हमारे श्रीमान यतीन्द्र मोहन जी का है। हमारे साथ घोष करेंगे, भारत माता की, भारत माता की।